करंट अफेयर 30 मई का, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ कि हम लोग जितने भी क्वेश्चन पढ़ेंगे सारे एमसीक्यू के फॉर्मेट में रहेंगे, जो कि आज के करंट अफेयर से लिया गया है, विभिन्न स्रोतों से लिया गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। कि पहला ही पूछ रहा है कि अभी आपको पता ही होगा कि हाल ही में संसद भवन का उद्घाटन हुआ है, ठीक है। तो उसके चलते काफ़ी लोगों ने इसका विरोध भी किया है कि प्रधानमंत्री संसद का उद्घाटन क्यों कर रहे हैं, और तमाम बातें थी। तो इसका ये है कि इसका उद्घाटन कब हुआ था, तो यानी कि मई 2028 को, इसका मई 28 2023 को इसका उद्घाटन हुआ है, ठीक है। व्हाट इज द सीटिंग कैपेसिटी ऑफ द न्यू लोकसभा इन न्यूली बिल्ट पार्लियामेंट? कितने मेंबर बैठ सकते हैं इसमें? 888 मेंबर। व्हाट इज द सीटिंग कैपेसिटी ऑफ न्यू राज्यसभा इन द न्यू बिल्ट पार्लियामेंट हाउस? तो इसका आंसर 348 मेंबर, ठीक है। तो ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, क्योंकि इस बार आपने यूपीपीसीएस का पैटर्न देखा ही होगा। तो उसमें कैसे पूछा था कि 1 और 2 क्वेश्चन उसमें, 2 ऑप्शन उसमें सही होते थे, ठीक है। तो इस तरीके से पहले पूछता था कि केवल एक ही है, लेकिन अभी ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, तो इस छोटे छोटे एमसीक्यू पे भी ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे जैसे पूछ दिया कि पार्लियामेंट बिल्डिंग का उद्घाटन कब हुआ था, तो आप लोग कहेंगे कि भाई 2028 में 2023 को हुआ था। अब इसमें कितने राज्यसभा और लोकसभा के सीटें हैं, कितने लोग बैठ सकते हैं? तो कहीं बता देगा 348, कहीं बताएगा 350। तो मान लीजिए आपको केवल एक ही ऑप्शन आता रहेगा कि ये 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन हुआ था, लेकिन ये रहेगा कि 348 मेंबर 350 मेंबर। तो अगर दोनों चीज़ नहीं मालूम रहेगी तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। अब अगला है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सेंगोल, ठीक है। सेंगोल क्या है? राइटसनेस एंड फुल वेल्थ, या पावर ऑफ अथॉरिटी, या न्यू बिगनिंग, या यूनिट एंड हार्मनी। इसका आंसर है राइटसनेस, फुल ऑफ वेल्थ, ठीक है। जैसे कि जब ये चोल साम्राज्य का एक प्रतीक चिन्ह है, ठीक है। तो वहाँ से इसको सेंगोल को लिया गया है। तो यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंगोल ही धारण किया था जब ये संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था उस समय, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हु प्रेजेंटेड द सेप्टर सेंगोल टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? तो किसने किया था? तो इन्होंने किया था हेड प्रीस्ट ऑफ मदुरई अधीनम, ठीक है। इन्होंने ही सारे जो भी रस्में होती हैं, पूजा पाठ जो भी होता है, जो भी हुआ था संसद भवन के उद्घाटन के समय, तो इन्होंने ही किया था, मदुरई अधीनम ने। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो दोस्तों ये 1 और मोर, जब से ये एक से अधिक ऑप्शन वाले क्वेश्चन चले हैं, तब से आपको मतलब माइक्रो लेवल का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। माइक्रो मतलब छोटे छोटे भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा रहे हैं। अब ये नहीं है कि केवल आप बता ही सकते कौन सा क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनवील ड्यूरिंग द इनॉग्रेशन ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, ठीक है। तो उन्होंने क्या 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 किया उन्होंने जब उसका संसद भवन का उद्घाटन कर रहे थे? तो आपको पता होगा 75 रुपये का एक कॉइन का भी उन्होंने साथ ही साथ उद्घाटन किया, कि 75 रुपये का सिक्के का भी उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी दिन, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ स्पेशल RS 75 कॉइन? 75 रुपये के जो सिक्का लॉन्च होगा या जो लॉन्च हुआ है, उसमें कितने परसेंट कितने मेटल हैं? तो उसमें 50% सिल्वर है, 40% कॉपर है, 5% निकिल है और 5% जिंक है, ठीक है। अब यही क्वेश्चन दे देगा कि यहाँ दे देगा कभी 60%, जैसे ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत लोग कंफ्यूज भी हो जाएंगे। तो हमें याद रखना है कि सिल्वर 50%, तांबा 40%, 5% निकिल एंड 5% जिंक, ठीक है। तो इस तरीके से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते जा रहे हैं, कि मतलब ये अभी से पढ़ेंगे या जो अभी आने वाले एग्जाम हैं उनके लिए
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। दोस्तों एमसीक्यू के फॉर्मेट में रहेगा तो आपको जल्दी याद हो सकता है कि व्हेन वाज द डिसीजन मेड टू एक्सटेंड द अटल भूजल योजना वाटर कंजर्वेशन स्कीम। तो इसका आंसर है 26 मई 2023 को अटल भूजल योजना का एक्सटेंशन करने के लिए डिसीजन लिया गया है। क्या है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ 2 ईयर एक्सटेंशन, कितने साल के लिए बढ़ाया गया, 2 साल के लिए 2 ईयर एक्सटेंशन ऑफ द अटल भूजल योजना स्कीम। इसका पर्पज क्या है, टू कंपनसेट फॉर इम्प्लीमेंटेशन डिले ड्यू टू कोविड-19। अब महामारी के समय में ये डिले हो गया था इसके प्रोग्राम में, तो उसी को कंपनसेट करने के लिए ये हमें इसका 2 साल का एक्सटेंशन हुआ है अटल भूजल योजना का, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है कि विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द अटल भूजल योजना स्कीम। अब अटल भूजल स्कीम के लिए कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। अब चूंकि जल से संबंधित योजना है तो उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ही रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, काफ़ी तेजी से देखते हैं क्वेश्चन। इसको मैं चाहूँ तो बिल्कुल एक मतलब पैराग्राफ के तरीके से भी बता सकता हूँ, लेकिन अगर क्वेश्चन के फॉर्मेट में रहेगा तो ये लोगों को जल्दी याद होता है, इसीलिए मैं इस एमसीक्यू के फॉर्मेट में लेके चल रहा हूँ इसको। तो हाउ मेनी स्टेट्स आर कवर्ड बाय द अटल भूजल स्कीम। तो इसके लिए 7 स्टेट जो हैं कवर होंगे। जिन जिन लोगों को ये इसका पीडीएफ चाहिए या पूरी ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जो है एग्जाम की, ठीक है। ये आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको ये पूरी कंप्लीट पीडीएफ फाइल मिल जाएगी और वहाँ से आप इसको अपनी फाइल डाउनलोड करके रख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द टोटल आउटले ऑफ अटल भूजल योजना स्कीम। तो कितना खर्चा आया अटल भूजल योजना स्कीम में, 6000 करोड़, ठीक है। 6000 करोड़ रुपये का टोटल खर्चा आया हुआ है अटल भूजल स्कीम में। काफ़ी जो भी स्कीमें बनती हैं उन स्कीमों में काफ़ी पैसे लग जाते हैं कि मान लीजिए 6000 करोड़ लगा है, 2 साल के लिए एक्सटेंशन हुआ है, तो इससे बहुत लोगों को लाभ भी होगा। इसमें कितने स्टेट है, 7 स्टेट है, तो 7 स्टेट्स को इससे लाभ होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि अगला क्या है कि विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोवाइडिंग द लोन ऑफ 3000 करोड़ फॉर द अटल भूजल योजना, ठीक है। कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इनको 3000 रुपये की करोड़ का लोन दे रही है इस 2 साल के एक्सटेंशन के लिए अटल भूजल योजना के लिए, तो है वर्ल्ड बैंक, ठीक है। लोन तो काफ़ी वर्ल्ड बैंक से लिए जाते हैं, IMF से लिए जाते हैं, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लिए जाते हैं, भारत सरकार लोन लेती है और जितनी भी सरकारें वो भी लेती होंगी, लेकिन भारत सरकार ये काफ़ी वर्ल्ड बैंक और IMF और ADB से ये लोन लेती है अपनी योजनाओं को चलाने के लिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार जो योजनाएं चला रही है उसके पास बहुत अकूत संपत्ति है तब ये योजनाएं चल रही है। सरकार पहले इन बैंकों से लोन लेती है तब जाके कोई योजना चल पाती है। और इन्हीं लोन की भरपाई के लिए ये टैक्स क्यों लगता है, टोल टैक्स क्यों लगता है या हमारे ऊपर टैक्स क्यों लगता है, ये सब इन्हीं की भरपाई के लिए टैक्स लगता है, या कि जो हमसे इनकम होती है वो इनकी टैक्स में जाता है, या जो परियोजनाएं इनसे बनती हैं, ठीक है, तो उन परियोजनाओं से जो आमदनी की प्राप्ति होती है वो इनके इंटरेस्ट में चला जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वन बेनिफिट ऑफ अटल भूजल योजना। अब इसका बेनिफिट क्या है, तो फर्स्ट ऑप्शन है एक्सपेंशन ऑफ द स्कीम टू ऑल डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। नहीं, हमने देखा था 7 राज्यों के लिए है। प्रमोशन ऑफ ग्राउंड वाटर डिप्रेशन एंड इंकरेजमेंट ऑफ इनोवेटिव इरिगेशन टेक्निक्स एंड डिस्बर्समेंट ऑफ कैश इंसेंटिव इंडिविजुअल। नहीं, तो ये क्या है, इंकरेजमेंट ऑफ इनोवेटिव इरिगेशन टेक्निक, सिंचाई की क्रिएटिव टेक्निक लाने के लिए या सुधार करने के लिए, सिंचाई की सुविधाओं में सुधार करने के लिए ही अटल भूजल योजना को लाया गया है, ठीक है। तो मेरे दोस्तों आप लोग इस को पढ़िए और जो है
हो सकता है कि इससे क्वेश्चन आए और आप एग्जाम में कर सकते हैं अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। Which bank emerged as the best performer in NPA management during financial year 2023? NPA मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो इसके लिए मतलब NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट का मैनेजमेंट करने के लिए सबसे अच्छा बैंक कौन सा नामित किया गया है फाइनेंशियल ईयर 2023 में? तो वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है। व्हाट इज द नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो फॉर बैंक ऑफ महाराष्ट्र ड्यूरिंग 2023? तो ये है 0.25%। ठीक है। एमंग ऑल बैंक्स विद टोटल बिजनेस अबव RS 3 लाख करोड़ विच बैंक हैड द लोवेस्ट एनपीए रेशियो? तो ये है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पास लोवेस्ट एनपीए रेशियो। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मान लीजिए कोई लोन ले लिया है, इंटरेस्ट नहीं चुका रहा है या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सब नॉन परफॉर्मिंग एसेट में चली जाती हैं। ठीक है। तो सब बैंकिंग की अलग लैंग्वेज होती है, उसके लिए आपको इंटरनेट पर सर्च करना पड़ेगा कि एनपीए क्या होता है। अब बस ये उसमें क्वेश्चन दिया है उसको जानिए कि एनपीए में बेस्ट परफॉर्मिंग एनपीए मैनेजमेंट के लिए बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक कौन सा है? तो ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है। बैंक secured the second spot in NPA management with a net NPA ratio of 0.27%। तो ये HDFC बैंक पहले नंबर पे है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है। और दूसरे नंबर पे HDFC बैंक नॉन परफॉर्मिंग एसेट को मैनेजमेंट के लिए पहले। ठीक है। इसका रेशियो है 0.27% और उसका रेशियो है 0.25%। हु इज द एमडी एंड सीईओ ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र? कौन है? तो एएस राजीव है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सीईओ। तो ये जो महाराष्ट्र के लोग जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र लोकेटेड? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है जो उसका हेडक्वार्टर कहाँ हो सकता है बताइए? मुंबई में हो सकता है? ये पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है। व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र? क्या है? एक परिवार एक बैंक। ये है टैगलाइन आपके बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाउ मेनी बेसिस पॉइंट डिड गोल्डमैन सैक्स इंक्रीज इंडिया जीडीपी फोरकास्ट? गोल्डमैन सैक्स भी बहुत बड़ा बैंक है, अमेरिका का है ये। तो ये काफ़ी कुछ पहले से गेस करता है, फोरकास्ट करता है, अपना प्रेजेंट स्थिति देखते हुए यह रिपोर्ट पेश करता है। ठीक है। बाय हाउ मेनी बेसिस पॉइंट्स डिड गोल्डमैन सैक्स इंक्रीज इंडिया जीडीपी फोरकास्ट फॉर 2023? तो ये हैं 30 बेसिस पॉइंट पे। What is the revised GDP growth forecast for India for calendar 2023? तो ये है 6.3%। ये गोल्डमैन सैक्स ने 2023 फाइनेंशियल ईयर 2023 में जीडीपी ग्रोथ इंडिया की क्या बताई है? 6.3%। ठीक है। व्हाट इज द प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ फॉर जनवरी से मार्च? जनवरी फरवरी मार्च एक क्वार्टर है, एक क्वार्टर के प्रोजेक्टेड ग्रोथ क्या क्या थी क्या है? तो ये है 4.9%। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई। अब मार्च के बाद अप्रैल मई जून, ये दूसरा क्वार्टर है। ठीक है। अब ऐसे ही हर क्वार्टरली वो अपना अपना रिपोर्ट जो है भेजता रहता है। ठीक है। कौन करता है? ये गोल्डमैन सैक्स। ठीक है। ये अपना क्वार्टरली जीडीपी ग्रोथ का रिपोर्ट है भेजता रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अकॉर्डिंग टू गोल्डमैन सैक्स व्हाट इज द प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ फॉर अप्रैल से जून 2023? ठीक है। अभी देखा हमने जनवरी से मार्च तक, अप्रैल से जून तक क्या है? 6.5। यानी जीडीपी ग्रोथ पहले देखिए 4.9 था, अब ये 6.5% है। तो हमारा जीडीपी बढ़ रहा है। ठीक है। ये हमारा क्या है? जीडीपी बढ़ रहा है। ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसको बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है। तो ये है हमारा जीडीपी रेट बढ़ रही है, मतलब हमारा जो है देश प्रगति कर रहा है। ठीक है।
क्वार्टरली। अब अगला है, व्हाट इज द फोरकास्टेड इन्वेस्टमेंट ग्रोथ फॉर इंडिया इन कैलेंडर ईयर 2023 एज पर गोल्डमैन सैक्स। ठीक है, व्हाट इज द फोरकास्टेड इन्वेस्टमेंट ग्रोथ फॉर इंडिया। इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ क्या बताया गोल्डमैन सैक्स ने, तो ये 7.9% ईयर ऑन ईयर। ये भी हमारा इन्वेस्टमेंट ग्रोथ भी बढ़ रही है साल दर साल, कितना 7.9%। तो हर जगह वृद्धि ही वृद्धि हो रही है, कहीं कमी नहीं हो रही है। तो ये हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव बातें हैं जो हमें ध्यान में रखना है कि हम लोग कहीं से भी पीछे नहीं जा रहे हैं। लोग कहते रहे इंडिया भारत पीछे जा रहा है, लेकिन भारत पे बिल्कुल पीछे जा नहीं रहा है। तो हमें खुश रहना चाहिए कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है, विच इकोनॉमिक इंडिकेटर रीच्ड 30-year हाई ऑफ 62 अकॉर्डिंग टू गोल्डमैन सैक्स सर्विस परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। ये सब ये हाई चला गया है, 13-year हाई ऑफ 62। ठीक है, ये क्या है, पर सर्विस परचेजिंग मैनेजिंग इंडेक्स। ठीक है, इसका डिटेल नॉलेज चाहिए तो ये क्या होता है सर्विस परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। तो ये हम मेरे पास पीडीएफ है जिससे मैंने एमसीक्यू बनाया हुआ है। तो ये सभी की सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। कैसे, एग्जाम क्विक टेलीग्राम चैनल पे आप वहाँ पे जाइए, आपको वहाँ पे सारी की सारी चीज़ें मिलेंगी। वहाँ पे जाइए, आप मैसेज कीजिए। डिस्पाइट ए स्लो डाउन इन ग्लोबल ग्रोथ, which sector has an increase in export as mentioned by Goldman Sachs। तो सर्विस सेक्टर में काफ़ी ग्रोथ हुआ है। डिस्पाइट इन स्लो डाउन ग्रोथ रेट ग्लोबल ग्रोथ, विच सेक्टर है इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। सर्विस सेक्टर में काफ़ी वृद्धि हुई है। ये सर्विस सेक्टर मतलब जो आईटी कंपनी होती हैं, वो जैसे हमारा प्रोजेक्ट अमेरिका से प्रोजेक्ट ले लिया है, जर्मनी से प्रोजेक्ट ले लिया और कहा कि मैं आपका ये काम करूँगा, मैं आपके प्रोडक्ट को सपोर्ट करूँगा, मैं आपको कॉल सेंटर की सुविधा दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो चीज़ें होती हैं ये सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में आती हैं। तो इसमें जो है वृद्धि हुई है। अब वृद्धि क्यों हुई है, मान लीजिए ग्रोथ तो स्लो है, ठीक है, लेकिन जो चीज़ें पहले से चल रही हैं उनकी सर्विसिंग तो जरूरी है, इसीलिए सर्विस सेक्टर में जो है वृद्धि हुई है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पूछा है। Where has partnered with the public procurement portal to offer taxi service to the government office, agency and PSU। अब टैक्सी सर्विस कौन देगा, उबेर। उबेर जो है ओला और उबेर जो चलती हैं गाड़ी, मतलब टैक्सी सर्विस, वो अब गवर्नमेंट को भी ये लोग पब्लिक गवर्नमेंट ऑफिस को भी अपनी ये सर्विसेज देंगी। ठीक है, उबेर, ईट्स, ओला, जेम, कौन से पोर्टल से इसका वो हुआ है, तो ये है जेम पोर्टल के थ्रू, जेम। ठीक है, मतलब उबेर प्लस जेम। ठीक है, इन दोनों ने आपस में पार्टनर बने हैं कि किसके लिए, गवर्नमेंट ऑफिसेज या गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ट्रांसपोर्टेशन के लिए अपनी टैक्सी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए उबेर बना हुआ है। ठीक है, व्हाट इज द की बेनिफिट ऑफ उबेर पार्टनरशिप विद जेम फॉर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। की बेनिफिट क्या है, तो इसका बेनिफिट है जीरो कैंसिलेशन चार्जेज, नो सर्ज प्राइसिंग, फिक्स्ड प्राइस फॉर टैक्सी सर्विस और ऑल ऑफ दैट। तो ये सभी के सभी जो है भारत सरकार को या गवर्नमेंट को ये सारे के सारे ये फायदे हैं इसको उबेर को अपना पार्टनर बनाने से। ठीक है, क्या है, जीरो कैंसिलेशन चार्ज रहेगा, नो सर्च प्राइसिंग, फिक्स्ड प्राइस फॉर टैक्सी सर्विस। अब मान लीजिए ये नहीं रहता था तो जो है कॉन्ट्रैक्ट पे दिया जाता था और लोग जो है अपना जो भी दाम लगाना होता था वो बिल बना करके दे देते थे और सरकार को उसका पैसा देना पड़ता था। तो वो जो चीज़ का जो बीच का जो है ब्रोकरेज अमाउंट है वो जो है कम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मतलब पब्लिक कहीं से भी कमा न पाए, मतलब ऐसा भी कह सकते हैं। देखिए आगे चलते हैं। विच कैटेगरी ऑफ सर्विसेज इज इन हाई डिमांड एज पर जिम पोर्टल। ठीक है,
तो जेम पोर्टल के की रिपोर्ट के अनुसार कौन सी सर्विस जो है हाई डिमांड में है, तो वो है ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक सर्विस। ये काफ़ी हाई डिमांड में है। ठीक है, लॉजिस्टिक सर्विस के लिए तो अभी ड्रोन का भी प्रयोग किया जा रहा है, जो कि सुदूर देशों में जो गांव हैं, जो काफ़ी अंदर गांव हैं, वहाँ के लिए लॉजिस्टिक सर्विस के लिए ये ड्रोन का भी प्रयोग किया जा रहा है, सामान पहुंचाने के लिए या और भी दवाइयाँ पहुंचाने के लिए। तो लॉजिस्टिक जो है आने वाले समय में काफ़ी इसका बूम आने वाला है, इसके रिलेटेड जो भी सेवाएं हैं उससे संबंधित। ठीक है, अब अगला है क्वेश्चन कि हाउ कैन ऑथराइज ऑफिशियल बुक उबेर सर्विस फॉर गवर्नमेंट राइडर्स थ्रू जेम वेबसाइट। कैसे? थ्रू उबेर ऐप, थ्रू जेम ऐप, थ्रू द गवर्नमेंट ऑफिशियल ट्रैवल पोर्टल। तो थ्रू द उबेर ऐप, उबेर ऐप के द्वारा ही ये लोग उबेर सर्विस बुक कर सकेंगे। ठीक है, उसमें गवर्नमेंट ऑफिस के लिए स्पेशल कुछ टेक्निक लगाया जाएगा, कुछ प्रोग्राम बनाया जाएगा, ताकि वह डेडिकेटेड उसी ऑफिस के ही एम्प्लॉई अपना एम्प्लॉई आईडी यूज करके उबेर सर्विस का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, अब अगला चलते हैं। व्हाट टाइप ऑफ व्हीकल कैटेगरी हैव बीन एडेड स्पेशली फॉर द गवर्नमेंट राइडर्स। ठीक है, तो ये है जेम हैच एंड जेम सेडान। जेम हैच एंड जेम सेडान, तो चूंकि जेम और उबेर ने आपसी में कोलेबोरेशन किया है, इसलिए जो है जेम हैच एंड जेम सेडान। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है Which ministry was the top buyer on the GEM portal in 2022-23? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर वाज द टॉप बायर ऑन GEM पोर्टल इन 2022-23। ठीक है, अब GEM पोर्टल क्या है? जैसे मान लो गवर्नमेंट को किसी भी चीज़ की आवश्यकता हुई तो वो उसकी रिक्वायरमेंट जो है GEM पोर्टल पे डाल देती है। अब GEM पोर्टल पे डालने से क्या होता है कि पब्लिक के पास भी या जो कंपनियां उसमें रजिस्टर्ड हैं GEM पोर्टल में, उनके पास उस रिक्वायरमेंट की डिटेल चली जाती है और अपना फॉर्म फिल करके और जो भी रिक्वायरमेंट होती है गवर्नमेंट के उसके अनुसार फॉर्म फिल करके भेजते हैं, उनका सिलेक्शन होता है, उसके बाद वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी वाली बिल्कुल सर्विस सेवा है। तो अगला देखते हैं कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ जेम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ठीक है, जेम का फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो इसका व्हाट इज द पर्पज ऑफ जेम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, इसका पर्पज क्या है? टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टू बाय गुड्स एंड सर्विस टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन गवर्नमेंट्स, टू रेगुलेट गवर्नमेंट प्रोसीजर। इसमें क्या है? तो टू प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टू बाय गुड्स एंड सर्विस। क्या है? टू प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टू बाय गुड्स एंड सर्विस। ठीक है, तो भारत सरकार के लिए या राज्य सरकार के लिए यह एक शॉपिंग का पोर्टल है कि जैसे मान लीजिए कोई हमारा ऑफिस है, वहाँ पे हमें कंप्यूटर की आवश्यकता है, तो उस पोर्टल पे जो है वो आवश्यकता डाल दी जाएगी कि हमें इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है और ये इसका पैरामीटर है। ठीक है, तो उसको देख करके जो है सर्विस प्रोवाइडर कंपनी या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी कांटेक्ट करेंगी और वहाँ से गवर्नमेंट अपने लिए सर्विस या प्रोडक्ट वहाँ से मंगवाएगी, जो भी उन्होंने प्राइस उसके लिए फिक्स किया होगा उस पर। ठीक है, तो अगर आप जेम पोर्टल ये जान रहे हैं तो उसके लिए आपको जेम को भी थोड़ा सा जानकारी उसके लिए जरूरी है। देखते हैं कि क्वेश्चन है who won the Pam Dior Award for the Best Feature Film in the 76th Cannes Film Festival। 76वें कांस फिल्म फेस्टिवल में किसने पॉम डियोर अवार्ड जीता है? उन्हें जीता है जस्टिन ट्रैप ने। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि विच फिल्म वॉन द ग्रैंड प्रिक्स द रनर अप अवार्ड फॉर द कांस फिल्म फेस्टिवल। वो फिल्म का नाम है
क्या, द जीरो ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर टू विन द प्राइम डियोर एट कांस, तो वुमन डायरेक्टर, ये भी फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर हैं कांस फिल्म समारोह में जिन्होंने अवार्ड जीता है, तो वो हैं जेन कैंपियन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए इस एमसीक्यू का या फिर कंप्लीट डिटेल मतलब बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ 30 मई के करंट अफेयर का, तो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसका नाम है एग्जाम। इसका डिटेल आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन वाले सेक्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू के फॉर्मेट में मैंने दिया हुआ है। चाहूँ तो इसको रटवा भी सकता हूँ, लेकिन अगर एमसीक्यू के फॉर्मेट में रहता है तो आप लोगों को काफ़ी अच्छे से याद होगा। और ये थोड़ा बड़ा तो है लेक्चर, लेकिन जो है आप लोगों को समझ में आएगा। इन विच ईयर डिड चेन कैंपियन विन द फॉर्म डी और द फॉर द पियानो, तो इन्होंने जीता था 1993 में, ठीक है। द बेस्ट एक्टर प्राइज एट 2023 कैंस फिल्म फेस्टिवल, बेस्ट एक्टर का किसे मिला है, कोजी याकुसु को, ठीक है। व्हाट वाज द प्रीवियस नेम ऑफ द कांस फिल्म फेस्टिवल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को ही हम लोग कांस फिल्म फेस्टिवल कहते हैं। पहले इसका नाम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल था, हो गया है कांस, ठीक है। अगला है व्हाट टाइप ऑफ फिल्म और शो के किस तरीके की फिल्में जो हैं कौन सी फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जाती हैं, तो फिल्म्स फॉर ऑल अराउंड द वर्ल्ड इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंट्री, ठीक है। पूरे विश्व की फिल्में दिखाई जाती हैं, डॉक्यूमेंट्री की फिल्में भी इसमें शामिल होती हैं। अगला देख लेते हैं। अगला है कि अगला है थोड़ा सा, हाँ, हु वन द बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल इन द आईफा अवार्ड। अब थोड़ा आईफा अवार्ड के बारे में जान लेते हैं। तो हु वोन द बेस्ट एक्टर अवार्ड इन द लीडिंग रोल इन आईफा अवार्ड, आईफा अवार्ड में किसने जीता है, तो है ऋतिक रोशन ने लीडिंग रोल के लिए अवार्ड जीता है। हु वोन द बेस्ट एक्टर अवार्ड इन लीडिंग रोल फीमेल, फीमेल में किसने जीता है, तो है आलिया भट्ट, ठीक है। हु रिसीव द बेस्ट एक्टर अवार्ड ऑन बिहाफ ऑफ आलिया भट्ट, आलिया भट्ट की बिहाफ पे किसने लिया, जयंती लाल गटा ने ये अवार्ड लिया। अगला क्वेश्चन है द होस्ट ऑफ द आईफा 2023 अवार्ड, कौन कौन थे होस्ट इसके, अभिषेक बच्चन और विकी कौशल। हु वाज कन्फर्ड विद द आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट ऑफ इंडियन सिनेमा अवार्ड एट द आईफा 2023, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट किसको मिला है, तो है कमल हासन को मिला है आईफा अवार्ड, ठीक है। विच मूवी वोन मल्टीपल अवार्ड फॉर आईफा इंक्लूडिंग बेस्ट म्यूजिक एंड बेस्ट स्पेशल इफेक्ट, के लिए कौन सी मूवी को चुना गया है, तो वो मूवी है ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा। इस मूवी को चुना गया है किसके लिए, बेस्ट म्यूजिक एंड बेस्ट स्पेशल इफेक्ट के लिए चुना गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है आपका व्हेन वेयर द इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड फर्स्ट इंस्टीट्यूटेड, तो ये 2000 में ये पहली बार इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे दोस्तों। हु वाज अपॉइंटेड एज द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, ये तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाज अपॉइंटेड एज द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, तो ये हमें प्रवीण कुमार श्रीवास्तव अपॉइंटेड एज द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव।